हेलो एवरीवन, दिस इज योर फैकल्टी फॉर लॉ कुणाल मंधानिया एंड आज हम रिवीजन करने वाले हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर, बोलने को तो हम रिवीजन वर्ड यूज कर रहे हैं बट हम डिटेल में हर चीज को क्लास एनालाइज करेंगे ये दो पार्ट्स में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। नाउ सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, इंटरप्रेट करने की जरूरत क्यों है वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्लास। देखो, स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ। जस्ट अ मोमेंट। तो आई रिपीट, स्टैट्यूट मतलब होता है सर लॉ एंड इंटरप्रिटेशन मतलब उसे अंडरस्टैंड करना, उसे समझना। इज इट क्लियर? सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मतलब दोस्तों लॉ को समझना, लॉ को इंटरप्रिट करना। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में सर ये आता है कि लॉ तो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही हमको पढ़ना है, तो उसके लिए सर अलग से कोई चैप्टर क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, एक बात समझ दो क्लास, जो भी लॉ बनाता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटर। देखो, तीन बॉडी होती है, एक होता है लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर वो होता है जो लॉ को बनाता है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटर, मतलब जो लॉ को प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करता है, एंड तीसरी बॉडी होती है क्लास जुडिशियल। इन लॉ में जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तो जुडिशियल वहां पे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। तो किसी भी लॉ को बनाने और अप्लाई करने में तीन बॉडीज इंडिपेंडेंटली काम करती है। फर्स्ट बॉडी इज लेजिस्लेटर, ये लॉ को बनाता है। सेकेंड बॉडी इज एग्जीक्यूटर, ये लॉ को फॉलो करते हैं। एंड थर्ड बॉडी इज जुडिशियल, जब भी कोई डिस्प्यूट आता है उस लॉ से रिगार्डिंग तो जुडिशियल बॉडीज जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है, कि जीएसटी एक्ट आया। ओके, तो जीएसटी एक्ट को बनाने वाले हो गए लेजिस्लेटर। अब जीएसटी एक्ट को फॉलो कौन कर रहा है? जितने भी असेसिस है या जितने भी डिपार्टमेंट वाले लोग हैं या सीएस है, ये सब उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये हो गए एग्जीक्यूटर। इज इट क्लियर? एंड नंबर 3, जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स ऐसे लॉ डिपार्टमेंट्स में आता है और वो इश्यू सॉर्ट होता है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया जुडिशियल बॉडी। ओके, नाउ पॉइंट क्या है सर? सी क्लास, देयर आर वेरियस इश्यूज जिसके कारण हमको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, फर्स्ट इश्यू एंड द फॉरमोस्ट इश्यू इज कोई भी लॉ मेकर परफेक्ट नहीं होता। आई रिपीट, कोई भी लॉ मेकर परफेक्ट नहीं होता। कई बार वो लॉ में ऐसी कई गलतियां कर देता है जिसके कारण प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जीक्यूटर को एंड डिस्प्यूट होने पे जुडिशियरी बॉडी को समझना पड़ता है कि भाई एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है। सर क्या बोलना चाह रहे हो? आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल्स इनफैक्ट। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में अगर आपको दूं तो कंपनीज एक्ट का अपना सेक्शन 3 ले लो। यस, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। नाउ सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है अ कंपनी मे बी मेड फॉर लॉफुल पर्पस। इज इट क्लियर? नाउ यहां पे क्लास मेरा पूरा ध्यान गया मे पे। अब ऑर्डिनरी वर्ड की हम अगर बात करें, ऑर्डिनरी वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मे मतलब तुम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। वाइस वर्सा अगर आप शाल वर्ड यूज करते हैं तो ये कंपलसरी हो जाता। यहां लिखा हुआ है अ कंपनी मे बी मेड फॉर लॉफुल पर्पस, तो यहां क्लास ये दो ऑप्शन दे रहा है कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए भी बन सकती है और अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बन सकती है। माय सिंपल क्वेश्चन इज, क्या लगता है आप लोगों को, क्या कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए बन सकती है? द आंसर इज नो। तो सर लेकिन लॉ मेकर ने तो लिखा है ये पॉइंट को। पॉइंट समझो क्लास, यहां लॉ मेकर ने गलती कर दी। यहां लॉ मेकर ने मे के जगह वर्ड यूज करना चाहिए था शाल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो सर
ऐसे केस में हम मे मानेंगे कि शाल मानेंगे? ऑफ कोर्स तुम शाल मानोगे। सर ये कौन बोलता है? वन ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इज रूल ऑफ एक्सेप्शनल सिचुएशंस, रूल ऑफ एक्सेप्शंस। वो बोलता है, वो हम देखेंगे बेसिकली वो आगे क्या बोलता है, बट पॉइंट समझो। वो बोलता है बेसिकली कि कई जगह पे मे लिखा होता है, बट लॉ मेकर का इंटेंशन वहां पे मे के लिए नहीं होता, लॉ मेकर का इंटेंशन वहां पे शाल के लिए होता है। तो ऐसे केस में हमने मे को शाल पढ़ना चाहिए। इज इट क्लियर? यहां पे कैसी इश्यू क्यों आया? क्योंकि जो लॉ मेकर था वो परफेक्ट नहीं था। इज इट क्लियर? ही वाज नॉट अ परफेक्ट ड्राफ्ट्समैन। इसीलिए हमको इंटरप्रिटेशन की रूल्स लगाने पड़े इस पॉइंट को समझने के लिए। अब सर और कोई पॉइंट? यस, और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। ठीक है, कि सपोज एक वर्ड है प्लांट एंड मशीनरी और एक है प्लांट एंड ट्रीज। इज इट क्लियर? तो प्लांट एंड मशीनरी के साथ में जो वर्ड है प्लांट, ये प्लांट को हम पौधा माने या ये प्लांट को मशीन से एसोसिएट होके दिमाग लगाए? ठीक है, प्लांट पढ़ो दोनों भी जगह पे, एक जगह प्लांट एंड ट्रीज है और एक जगह प्लांट एंड मशीनरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी जब वर्ड लिखा हुआ है, ये प्लांट का मतलब हम क्या निकाले क्लास? ये प्लांट का मतलब हम पौधा निकाले या मशीन से कनेक्टेड जो एंटायर सेटअप है उसे माने? ओके, अब आ गया डिस्प्यूट। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लांट के दो मीनिंग आ सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कई बार लॉज में ऐसे कई वर्ड लिखे होते हैं क्लास जिसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग भी आ सकते हैं। ऐसे केस में उस वर्ड के मीनिंग को क्या डिराइव करना है, उसके लिए भी हमें कोई ना कोई रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉलो करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये एक और इश्यू आ गया। सर और भी कोई इश्यूज है? यस, आप देखोगे कई जगह पे लॉ में वर्ड यूज होता है एक्सेट्रा। जैसे सपोज, ठीक है, कोई लॉ है जो रेट डिसाइड कर रहा है कि इन इन चीजों पे इतना रेट अप्लीकेबल होगा। ठीक है, नाउ उन्होंने पूरे चीजों का नाम लिख लिया और ब्रैकेट में वर्ड यूज कर लिया एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साइड से ये आता है कि सर ये एक्सेट्रा को मानना क्या है? इज इट क्लियर? ये एक्सेट्रा को मानना क्या है? क्या ये एक्सेट्रा में और भी सारी चीजें पूरी कवर हो जाएगी, या जो लेफ्ट में चीजें लिखी हुई है उनसे एसोसिएटेड कोई वर्ड यूज होगा? ओके, इसको भी सॉर्ट करने के लिए आगे हम एक डॉक्ट्रिन देखेंगे, एक रूल देखेंगे। आई होप यू ट्राइंग टू, आई होप यू आई एम क्लियर। सो व्हाट माय बेसिक पॉइंट इज क्लास कि लॉ मेकर, ड्राफ्ट्समैन कभी परफेक्ट नहीं होता, वो गलतियां कर सकता है, एंड दैट इज द रीजन इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार लोगों के मन में आता है कि इंटरप्रिट कौन करता है सर? इज इट क्लियर? याद रखना, अगर एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन आए कि बेसिकली इंटरप्रिट कौन करता है, तो लेजिस्लेटर जो लॉ बनाता है क्लास, वो कभी बेसिकली इंटरप्रिट नहीं करता। उसका काम इंटरप्रिटेशन करने का है ही नहीं, उसका काम है लॉ बनाने का। तो इंटरप्रिट कौन करता है सर? मोस्टली एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव भी नहीं क्योंकि वो तो लॉ को फॉलो करते हैं। मोस्टली इंटरप्रिटेशन जाता है जुडिशियल सिस्टम के हाथ में। क्यों? बिकॉज उन्हें लॉ को पढ़ना है और लॉ को पढ़ के उन्हें उसका इंटरप्रिटेशन करके उसके बेसिस पे जजमेंट फॉर्म करना है। उन्हें चेक करना है कि क्या लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं, उन्हें लॉ को फॉलो कराना है, एंड लॉ के हिसाब से जो भी डिस्प्यूट आता है उस डिस्प्यूट पे जजमेंट फॉर्म करना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है, याद रखना क्लास, इंटरप्रिटेशन जुडिशियल बॉडी करती है प्रैक्टिकल लाइफ में। एग्जीक्यूटर्स भी करते हैं, बट अगर एक स्पेसिफिक आंसर निकला जाए तो सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन को यूज कौन करता है? जुडिशियल सिस्टम करता है। आई होप इट इज क्लियर। सो मीनिंग ऑफ स्टैच्यूट, स्टैच्यूट मीन्स द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेटर। जिस पर्सन ने लॉ बनाया है उसकी विल, उसकी इच्छा इज नथिंग बट स्टैच्यूट। ये वर्ड पे ध्यान रखना क्लास। बेसिकली हम जब इंटरप्रेट करते हैं स्टैच्यूट्स को, मतलब उसके विल को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली वो कहना क्या चाहता था। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ स्टैच्यूट मतलब लॉ ही होता है,
इनफैक्ट इंडिया में स्टैच्यूट के जगह जो कॉमनली वर्ड यूज होता है सर, वो क्या होता है? लॉ. एंड लिखा हुआ है क्लियरली, व्हेन आई यूज द वर्ड लॉ, इट विल इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, एनी ऑर्डर, एनी बायलॉज, एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. मतलब वो लॉ से कनेक्टेड जितने भी बायलॉज हैं, बायलॉज में ऑर्डिनेंस आ सकते हैं, बायलॉज में रूल्स आ सकते हैं, रेगुलेशन आ सकते हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं दिस इज वन स्टैच्यूट, और मिला के हम बोलते हैं दिस इज वन लॉ. आई होप इट इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैच्यूट. यानी लॉ में जो भी वर्ड यूज हुआ है, जो भी सेंटेंस यूज हुआ है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, ये पॉइंट को समझने का जो प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं क्लास इंटरप्रिटेशन. आई होप माय पॉइंट इज क्लियर. चलो सर आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं. ओके, सो हम बात करें सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स. बिफोर वी स्टार्ट विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स, कुछ लीगल टर्म्स जो आपके मॉड्यूल में यूज हुआ है, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं. ऑलराइट क्लास. सो फर्स्ट वर्ड है स्टैच्यूट, जो भी हम डिस्कस कर ही रहे थे. क्या बोलते हैं? स्टैच्यूट मींस लॉ या कोई एक्ट. इज इट क्लियर? आप स्टैच्यूट वर्ड यूज करो, आप लॉ वर्ड यूज करो, आप एक्ट वर्ड यूज करो, दे आर वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, जो उस लॉ के तहत आता है, उसके बायलॉज में आता है, वो सब लॉ का पार्ट बन जाता है. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ डॉक्यूमेंट. ये सेम डेफिनेशन क्लास जनरल क्लॉज एक्ट से उठाई हुई है. अगर आपको याद होगा, जनरल क्लॉज एक्ट में हमने देखा था, नंबर 1, एनी डॉक्यूमेंट इज अ मैटर आइदर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन अ सेंटेंस substance. तो मैटर which is expressed or described upon a substance by means of letter, figure, marks to record that matter. मतलब कोई भी substance में by means of letters, figures, marks आप कुछ भी express करते हो, कुछ भी describe करते हो, जो आगे जाके रिकॉर्ड के तहत यूज हो सकता है, उसे हम बोलते हैं सर डॉक्यूमेंट्स. इज इट क्लियर? तो इससे याद रखना, डॉक्यूमेंट में 4 चीजें असेंशियली होनी चाहिए. नंबर 1 एलिमेंट्स क्या है? नंबर 1 मैटर होना चाहिए, कुछ तो भी लिखा होना चाहिए. नंबर 2 किस पे लिखा होना चाहिए? कोई ना कोई सब्सटेंस पे लिखा होना चाहिए. एक मैटर होना चाहिए जो कोई ना कोई सब्सटेंस पे लिखा होना चाहिए, इसको फ्यूचर में रिकॉर्ड की तरह यूज कर सके, ऐसा होना चाहिए. एंड इट कैन बी रिटन बाय मीन्स ऑफ सम लेटर्स, फिगर, मार्क्स एक्सेट्रा. यानी कोई ना कोई मीन्स, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए. ओके. क्योंकि आपने जनरल क्लॉज एक्ट में भी डेफिनेशन पढ़ी है, तो इस चीज में बहुत फोकस नहीं करने वाला. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अ इंस्ट्रूमेंट. इस आपने वर्ड सुना होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ये लॉ में वर्ड सुना होगा इंस्ट्रूमेंट्स. What do you mean by instrument? We say it's a legal document. It's a formal legal document which creates a right or which creates a record. Which creates a right. जैसे contract हो गया, ठीक है? अगर contract writing में है, तो it will become an instrument. Is it clear? Contract in writing will become a instrument. क्यों? Contract में parties के rights, party के liabilities create होते हैं. Is it clear? And कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए भी यूज हो सकते हैं. तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को सर हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट्स, डीड, चार्टर और रिकॉर्ड. इज इट क्लियर? तो आप बोल सकते हो इवन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट. यस. क्यों? बिकॉज वो रिकॉर्ड की तरह यूज होता है. ठीक है. फिर एग्रीमेंट्स भी उसमें कवर होते हैं. कोई लीगल डीड्स आप बनाते हैं, वो भी उसके अंदर कवर होते हैं. कुछ चार्टर्स यानी कोई स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट हो गया. इज इट क्लियर? सो इट विल इंक्लूड्स एग्रीमेंट्स, डीड्स, चार्टर और रिकॉर्ड. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो डीड. व्हाट इज अ डीड? डीड इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, टू बी स्पेसिफिक. ओके. डीड इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग.
purporting मतलब supporting to effect some legal disposition, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जो कोई ना कोई लीगल पॉइंट को सपोर्ट करता है, कोई लीगल सिचुएशन को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्लास कि डीड बड़ा वर्ड है कि इंस्ट्रूमेंट बड़ा वर्ड है, तो ऑफ कोर्स ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड्स। क्यों सर? बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स में डीड तो आते ही है, बट साथ में चार्टर्स भी आते हैं, रिकॉर्ड्स भी आते हैं और जनरल एग्रीमेंट्स भी आते हैं जो शायद राइटिंग में नहीं हो। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो आई रिपीट कि इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच क्रिएट्स अ राइट और रिकॉर्ड। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड हो या चार्टर्स हो, डीड्स हो, एग्रीमेंट्स हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं डीड क्या होता है, तो डीड इज अगेन अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग जो कोई ना कोई लीगल इश्यू को केटर कर रहा है, बट डीड इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, बड़ा वर्ड इज इंस्ट्रूमेंट। आई होप इट इज क्लियर। चलो मूविंग फर्दर नाउ, हम यहां पे क्लास साथ साथ पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन हमने जनरल क्लॉज एक्ट में पढ़ लिया था, बट मैं फिर भी ओवरव्यू दे रहा हूं वो सारे सिचुएशंस का। याद रखना क्लास, बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दो टाइप के ही डेफिनेशंस होते हैं, एक इंक्लूसिव, ठीक है, और एक एग्जॉस्टिव। बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के डेफिनेशन होते हैं, इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ओके, इसको हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, इन तीनों वर्ड से हम समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना क्लास, जब भी वर्ड यूज होता है मीन्स, ठीक है, दिस इज अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन या रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। सर इसका मीनिंग क्या होता है? बेटा जो दिया हुआ है वही का वही फॉलो करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप देखोगे वर्ड मीन्स, दिस मीन्स दिस, मतलब जो लिखा है बेटा वो ही फॉलो करो, अपना दिमाग और लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज रेस्ट्रिक्टिव। ओके, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। कवर्स ऑल पॉसिबिलिटी एंड लीव्स नो स्कोप ऑफ फर्दर एडिशन। आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, जो डेफिनेशन में लिखा है आपको वैसे का वैसे ही पढ़ना है। वाइस वर्सा, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं क्लास इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स इज इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। इंक्लूड्स जहां भी यूज होता है क्लास, मतलब उसके पहले का पॉइंट क्या है और आगे का पॉइंट क्या है, समझिए। जब भी हम वर्ड को यूज करते हैं इंक्लूड्स, इट मींस जो आपको समझता है वो तो है, बट साथ साथ ये भी है। इज इट क्लियर? जब भी हम वर्ड को यूज करते हैं इंक्लूड, मतलब जो आपको समझता है वो तो है, बट ये भी है। इसका मतलब उन्होंने जो आपको समझता है उसका एक ऑप्शन दे दिया, मतलब आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट्स अ एक्सटेंसिव डेफिनेशन, आपके अजम्पशंस और क्रिएट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस पॉइंट। ओके, द मीनिंग इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट इज प्रोवाइडेड, बट इट्स केपेबल ऑफ वाइडर कनोटेशन। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, definition of place in CRP is place includes a house, building, tent, vehicle, vessel. I have a simple question. क्या उस प्लेस में गार्डन भी आएंगे? लिखा हुआ तो नहीं है, बट क्या उस प्लेस में गार्डन भी आ सकता है? क्या उस प्लेस में जिम आ सकते हैं? क्या उस प्लेस में स्विमिंग पूल आ सकता है? सर यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? इंक्लूड, मतलब आपको जो प्लेस समझता है वो तो प्लेस है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो जिम हो, बट ये चीजों को भी साथ में आपको लेके चलना है। एक हाउस हो, बिल्डिंग हो, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज मीन्स एंड इंक्लूड्स। ये भी वर्ड क्लास लिखा हो अगर, तो समझ लेना इट्स अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ओके, ये भी एग्जॉस्टिव ही है, जितना लिखा है उतना ही होगा, इसमें और कुछ ऐड करने का स्कोप नहीं है क्लास। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इट मींस प्रोवाइड्स ऑर्डिनरी मीनिंग एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल्स।
मैं हमेशा जब बच्चों को ये पढ़ाता हूं तो मैं एग्जांपल देता हूं सेक्शन 17 फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप देखोगे फ्रॉड का डेफिनेशन क्या लिखा होता, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स 5 केसेस। तो वहां पे फ्रॉड क्या है उसने वो भी बता दिया। नंबर 2 उसने उसके एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल्स भी बता दिए। तो जहां पे वो वर्ड का मीनिंग भी बता रहा है, साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी बता रहा है, और वो भी एग्जॉस्टिव है, आप उसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते, देन दिस विल बी मीन्स एंड इंक्लूड्स, एंड दिस इज ऑल्सो अ रेस्ट्रिक्टिव और अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो अगर मैं तीनों चीजों को का सम अप करूं तो डेफिनेशंस दो टाइप की होती है, वन इज रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एंड वन इज इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। जब भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होगी तो आप उसके आगे कुछ भी और ऐड नहीं कर सकते, जो दिया है वैसे का वैसा ही वो फॉलो करो। वाइस वर्सा सर, अगर वो एक्सटेंसिव डेफिनेशन है तो ऐसे केस में जो आपको समझता है उसमें आप और भी मीनिंग को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मीन्स लिखा है तो इससे एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड्स लिखा हुआ है इट्स इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन, एंड मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा हुआ है तो अगेन इट विल बी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। आगे बढ़ो क्लास। नाउ हम बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन, वो हम वहां पर भी पढ़ चुके हैं। इट्स अ प्रोसेस टू ऐड मीनिंग टू अ लेजिस्लेटर। ठीक है, कोई भी लेजिस्लेचर को, कोई भी स्टैच्यूट को, एक ही वर्ड है, कोई भी लॉ को मीनिंग ऐड करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इज इट क्लियर? तो देयर आर बेसिकली टू, ठीक है, ब्रॉड व्यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन, ब्रॉड व्यूज, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आप बोल सकते हैं। एक है लीगल इंटरप्रिटेशन, एक है डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। सर दोनों में बेसिक फर्क क्या है? सी, लीगल इंटरप्रिटेशन मतलब जो लॉ में लिखा है हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, जो लॉ में लिखा है हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीगल इंटरप्रिटेशन। बट डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन यू विल सी लाइक डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स ना क्लास थोड़ा जनरल पर्पस पे बात करता है रिलेटेड टू दो स्पेसिफिक इश्यूज। ठीक है, जैसे आपने सीपीटी, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी एक्ट में पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो वो डॉक्ट्रिन लॉ का पार्ट नहीं था, बट कहीं ना कहीं उस लॉ को सपोर्ट करने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी लेड डाउन है। सर इसका एप्लीकेशन क्या है, आप बोलना क्या चाह रहे हो? बेसिकली इंटरप्रिटेशन हम उन चीजों का तो करते हैं जो लॉ में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो लॉ तो यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन करने के लिए, बट साथ साथ उसके बेसिस पे जो रूल्स है, जो डॉक्ट्रिन्स है, वो भी हम यूज करते हैं क्लास इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ओके, सो लीगल में जो एक्चुअल रूल ऑफ लॉ है वो है, दे आर टू टाइप्स, ये ध्यान देना, ये एमसीक्यू के लिए एग्जाम में आ सकता है। नंबर 1 इज ऑथेंटिक, नंबर 2 इज यूजुअल। ऑथेंटिक मतलब रूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ, मतलब लॉ, जो लॉ में लिखा हुआ है दैट इज ऑथेंटिक पॉइंट। ओके, ऑथेंटिक का मीनिंग ही ये होता है जो लॉ में लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है ना, जो लॉ में लिखा हुआ है। नंबर 2 है यूजुअल। यूजुअल वो है जो लॉ का पार्ट है बट एग्जैक्टली लॉ में लिखा हुआ नहीं है, जैसे इट कम्स फ्रॉम कस्टम्स और केस लॉस। तो केस लॉस आपको याद होगा, हम कितने बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जहां पे लॉ साइलेंट होता है वहां कोर्ट वायलेंट होता है। मतलब क्या सर? मतलब ठीक है, जहां जहां लॉ साइलेंट है वो मैटर कोर्ट में जाता है, एंड कोर्ट जब उस मैटर पे कोई जजमेंट दे देता है सर, वो भी अल्टीमेटली हमारे लिए क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। बट उसे हम पढ़ते कैसे हैं? उसे हम पढ़ते हैं एज अ केस लॉ। इज इट क्लियर? तो जब भी हम लॉ पढ़ते हैं क्लास, लॉ के अंदर जो सेक्शंस लिखे हैं, सब सेक्शंस लिखे हैं, हम वो तो पढ़ते ही है, बट साथ साथ उससे रिलेटेड कोई केस लॉ है तो हम वो भी पढ़ते हैं। ये दोनों कहीं ना कहीं लॉ का पार्ट हो गया, सेक्शंस में जो लिखा है वो, और उसके ऊपर जो रेफरेंस केस लॉस है वो। Therefore, both of them are combined as a legal rule of interpretation. Is it clear? दोनों भी लीगल है। तो लीगल में ना सिर्फ जो लॉ में लिखा है वो होगा, बट उसको सपोर्ट करने वाले जो
केस स्टडीज है वो भी होंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ डॉक्ट्रिनल मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिनल एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि जो लॉ में लिखा हो, बट डॉक्ट्रिनल को हम यूज करते हैं टू डिस्कवर द ट्रू एंड रियल मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन्स को हम, देखो फर्क क्या है, जो लिखा है वो लीगल में हो गया और उसको समझने की जो कोशिश कर रहे हैं ये डॉक्ट्रिन्स में हो गया, यही फर्क है। लॉ में वो है जो लिखा है और डॉक्ट्रिन का पर्पस है जो लिखा है उसे समझना। यस, जो लिखा है उसे समझना, ये हो जाएगा आपका डॉक्ट्रिनल। ओके, टू डिस्कवर ट्रू एंड रियल मीनिंग्स ऑफ स्टैट्यूट्स। यहां पे दो एग्जांपल दिए हुए, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ठीक है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन मतलब जो लॉ में सीधा सीधा लिखा हुआ है उसे समझना। ठीक है, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जो हम आगे रूल्स देखने वाले हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन वही बोलता है कि भाई आपको लॉ को समझना है ना, पहला डोर है, फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, जैसा लॉ लिखा है उसे वैसे का वैसा पढ़ो। ठीक है, वो लॉ मेकर कोई उल्लू नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है कि वो कुछ भी लिख देगा। जैसा लॉ लिखा है वैसे का वैसा पढ़ो। ये रूल जो है यह है ग्रामेटिकल रूल। इज इट क्लियर? इस रूल के बेसिस पे रूल ऑफ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन या रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन आता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट वो बोलता है कि आपको लॉ समझना है ना, तो पहला रूल तो ये करो भाई, जैसा लिखा है उससे फॉलो करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन, बट कई बार क्लास वर्ड्स के दो या दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, कई बार वर्ड्स एम्बिगस नेचर के होते हैं, अनक्लियर होते हैं, कई बार एक वर्ड के कई मीनिंग्स निकल सकते हैं, कई बार मो मस्ट और ठीक है मे वाला एग्जांपल आ जाते हैं, कई बार एक्सेट्रा लिखा होता है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम? ऐसे केस में आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे जाओगे। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बोलता है, ठीक है, गो बियॉन्ड द वर्ड्स टू इंटरप्रेट। इज इट क्लियर? जो वर्ड्स में सिर्फ लिखा है वो मत देखो, जो लॉ मेकर का एग्जैक्ट इंटेंशन है ये वर्ड को समझने का, उस पर फोकस करो। आई होप माई पॉइंट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ू क्लास, चलो। तो मैं फिर से ओवरव्यू करता हूं ये दोनों कंसेप्ट का और मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। हम आराम आराम से छोटे छोटे पॉइंट्स देख के चल रहे हैं। ये लेक्चर 2 घंटे में भी आराम से कवर होता है क्लास, बट हम इसे 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए। ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन मतलब इट्स अ प्रोसेस टू ऐड मीनिंग टू अ लॉ। इट्स अ प्रोसेस टू ऐड मीनिंग टू अ लॉ। इज इट क्लियर? इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लीगल और डॉक्ट्रिनल। लीगल मतलब जो लॉ में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स ऑथेंटिक मतलब जो एग्जैक्टली लॉ में लिखा है वो। नंबर 2 यूजुअल, ठीक है, मतलब जो केस लॉस या कस्टम्स उस लॉ से रिलेटेड है वो। ओके, तो इंटरप्रिटेशन करने में 2 चीजें काम आएंगी। नंबर 1 जो लिखा है वो भी काम आएगा, नंबर 2 उसे समझना ये भी काम आएगा। अगर लिखा ही नहीं है तो सिर्फ समझ के क्या करोगे, मतलब ही नहीं है। और लिखा है पर आपको समझना नहीं आता, ठीक है, तो भी मतलब नहीं है। इसे सेकंड टाइप में हम लेके आ गए डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिनल क्या कर रहा है सर? वो लॉ के ट्रू, वो जो लॉ लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश कर रहा है। इसके भी 2 रूल्स हैं, 2 टाइप्स है। पहला तो भाई जो सीधा लिखा है वो ही पढ़, अपना दिमाग मत लगा, जितना है उतना ही लगा। इज इट क्लियर? बट जब लिखे हुए वर्ड एम्बिगस होते हैं, 2-3 मीनिंग्स ऐड हो सकते हैं, चीजें गलती हो सकती है, ऐसे केस में फिर हम लॉजिकल कंस्ट्रक्शन पे मूव करते हैं क्लास। ओके, आगे बढ़े। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट पढ़ने के पहले इसे मैं नोट से भी कंप्लीट कर लेता हूं क्लास। मेरा सोल एंड होल इंटेंशन यही है कि कोई क्या होता है, नोट्स में बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं, बच्चे स्लाइड से तो चीजें पढ़ लेते हैं, बट नोट से जब पढ़ने की बारी आती है तो बच्चों को समझता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, इसलिए हम नोट से भी चीजों को पढ़ लेते हैं। सो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन अपन ने देखा था, आप इसे भी यूज कर सकते हैं।
या आप जनरल क्लॉज एक्ट का डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये पॉइंट भी हमने कवर किया था वहां पे स्लाइड में, एंड वो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या थे वो पॉइंट भी हमने वहां पे कवर किया था। ओके, डॉक्यूमेंट पे थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क आसपास, यस 2 मार्क का। ओके, इंपॉर्टेंस लेवल पे बी क्वेश्चन है, ठीक है, ए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है, देयर आर चांसेस। फिर आगे बढ़ रहे सर, डीड क्या होता है, हमने उसका भी डेफिनेशन देख चुका था। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशंस में ये भी हमने अभी अभी कवर किया था, ठीक है। एक है लीगल, एक है डॉक्ट्रिनल। लीगल क्या होता है सर? जो एक्चुअल रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, जो एक्चुअल रूल ऑफ लॉ है विच बाइंड्स द जज टू प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। लीगल इंटरप्रिटेशन इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नंबर 1 ऑथेंटिक, नंबर 2 यूजुअल। इज इट क्लियर? ऑथेंटिक में हमने देखा सर, यस, ऑथेंटिक में हमने देखा जो एग्जैक्टली लॉ लिखा हुआ है वो हम फॉलो कर रहे थे, एंड यूजुअल आप देख सकते हो पिछले केस में, यूजुअल में हमने देखा कि उस पे जो जो केस लॉस है, कस्टम्स है, वो भी कहीं ना कहीं लॉ का एक सोर्स है। ओके, डॉक्ट्रिनल की बात करूं तो इट्स पर्पस इज टू डिस्कवर रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट्स। ओके, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। आगे बढ़ू, फिर अकॉर्डिंग टू फिट्जराल्ड भी और इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक है लिटरल, एक है फंक्शनल, ठीक है। लिटरल मतलब जो लिखा है थ्योरेटिकल वर्ल्ड में फॉलो करो, फंक्शनल मतलब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक करो। या आप पढ़ सकते हो एक बार, ये सी है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता नहीं है। ओके क्लास, नाउ क्लास देयर आर 2 वर्ड्स जो वो कॉमनली यूज करते हैं, एक है इंटरप्रिटेशन, एक है कंस्ट्रक्शन। अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूं तो लीगली हम लोग दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यस, दोनों वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम बोलेंगे हमें इस वर्ड को इंटरप्रेट करना है या इस वर्ड को कंस्ट्रक्शन करना है, हम बहुत नॉर्मली सारे लॉ मेकर्स वही यूज करते हैं, बट थियोरेटिकली ना कई बार जबरदस्ती में क्लासिफिकेशन दिखाना पड़ता है और बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। एक्चुअली वो डिफरेंस को हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, बट स्टिल क्या बोलता है, इंटरप्रिटेशन डिफर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन इज फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ द फॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉइंग द कंक्लूजन। अब देखो क्लास क्या डिफरेंस है आप बताओ। वो बोलता है इंटरप्रिटेशन मतलब एग्जैक्ट सेंस क्या है वो समझने की कोशिश करना, एंड कंस्ट्रक्शन मतलब उसके बेसिस पे, ठीक है, कंक्लूजन फॉर्म करना। तो जबरदस्ती में उन्होंने क्या बोल दिया कि इंटरप्रिटेशन में हम कंक्लूजन फॉर्म नहीं करते, हम इंटरप्रिटेशन में सिर्फ समझते हैं कि उसका सेंस क्या है, और कंक्लूजन कब कहां फॉर्म करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, ये जबरदस्ती डिवाइड किया हुआ पार्ट है। इंटरप्रिटेशन में हम दोनों चीजें करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम दोनों चीजें करते हैं, बट अगर गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इसके चांसेस नेग्लिजिबल है, तो ऐसे केस में लिख देना कि इंटरप्रिटेशन से हम सेंस को समझते हैं और कंस्ट्रक्शन से वो समझ के उस पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। दैट्स इट, ठीक है, उससे ज्यादा आप वो पढ़ लो बट कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ू, नाउ नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन या नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखा अभी ऑप्शन में कंस्ट्रक्शन दिया, ओके, क्योंकि दोनों को हम कॉमनली यूज करते हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, इस पे भी 2 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है क्लास। ओके, सबसे बेसिक काम है इंटरप्रिटेशन का टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉ। जो लॉ में लिखा हुआ है उसको समझने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। नंबर 2, टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर, ठीक है। अब इंटेंशन समझने की जरूरत कब पड़ती है और इससे रिगार्डिंग पॉइंट्स में आगे आपको पढ़ा रहा हूं। देखो, टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द लॉ में हम लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई करते हैं कि भाई आप जो लिखा हुआ है उससे पढ़ो, ठीक है, जो लॉ लिखा है उससे पढ़ो।
इज इट क्लियर? उसको समझने की कोशिश करो, उसे ग्रामर को समझने की कोशिश करो. दिस इज अ रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. मैं ये सब रूल्स क्यों डिफाइन कर रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं रूल्स पे ही खेलूंगा सिर्फ. इज इट क्लियर? तो आपको अभी से थोड़ा सा एक हिंट मिलेगी चल क्या रहा है. तो नॉर्मली तो हमको लॉ समझना है, जो लॉ लिखा है वो समझना है. इन इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग, इन इट्स ग्रामर मीनिंग हमको हर चीज को समझना है. दिस इज लिटरल कंस्ट्रक्शन. नंबर 2, इंटेंशन समझना है हमको लॉ मेकर का है. एक बात समझ लो क्लास, उसका इंटेंशन समझने की जरूरत तब पड़ेगी हमको जब उसके वर्ड्स से हमको क्लियरली समझ नहीं पा रहे. जो मैं आपको जब से बोल रहा हूं कि अगर वर्ड्स के दो से ज्यादा मीनिंग हुए, वर्ड्स अनक्लियर हुए, ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, हम लॉ मेकर के इंटेंशन को समझने की कोशिश करेंगे. एंड इंटेंशन को समझने के लिए हम अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो करेंगे. इज इट क्लियर? अदर रूल्स कौन कौन से सर? हम आगे देखेंगे. लिटरल कंस्ट्रक्शन को छोड़ के दुनिया भर के और रूल्स है. इट कैन बी रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, इट कैन बी रूल ऑफ एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन, एक है मिसचीफ रूल, वो भी हमको देखना है. ठीक है, ऐसे दुनिया भर के रूल है. जस्दम जनरिस, ठीक है, एक नॉस्कटूर एस सोकाए, ऐसे है, और बहुत सारे और पॉइंट है जो हमको समझते हैं, हम आगे समझेंगे. नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड लॉ इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. सर ये पॉइंट क्या बोलता है? कई बार कई लॉ बहुत पुराने होते हैं, बहुत रिडंडेंट लॉस होते हैं, उस समय वो कस्टम के हिसाब से लॉ बनते हैं, बट आप जब प्रैक्टिकल सिनेरियो में उसे लेके आ जाते हो तो वो लॉस के इतने एप्लीकेशन नहीं हो पाते. ऐसे केस में हमको इंटरप्रिटेशन यूज करना पड़ता है कि वो सिचुएशन को अगर मैं इस सिचुएशन में लेके आ गया अभी के करंट सिनेरियो में, तो वो लॉ का क्या मीनिंग होना चाहिए. ओके, तो उसके पीछे की मिसचीफ समझनी है हमको. ओके, ये सब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे के जगह पे ये सब चीजें आने वाली है लाइन से. लास्ट पॉइंट, टू रिमूव डिफेक्ट्स. मैंने आपको क्या बोला था कि कोई ड्राफ्ट्समैन परफेक्ट नहीं होता क्लास. ओके, तो अगर उसने गलतियां की है तो रिमूव इज ए रॉन्ग वर्ड. एक्चुअली हम रिमूव नहीं कर सकते. याद रखना क्लास, कोर्ट भी लिखे हुए लॉ को चेंज नहीं कर सकता, कोर्ट भी लिखे हुए वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकता. इज इट क्लियर? हाँ, उसमें क्या इंटरप्रेट करना है वो बता सकता है. ओके, इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ जो है उससे अलग हो सकता है, बट लिखी हुई चीज को कोर्ट कभी चेंज नहीं करता, वो सिर्फ उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है. ओके, तो कभी कोई डिफेक्टिव लैंग्वेज है तो ऐसे केस में कोर्ट में बोल दिएगा जज कि यहां पे लैंग्वेज ये लिखा है, बट हमें लगता है कि लॉ मेकर का, लेजिस्लेटर का ऐसा कोई पॉइंट लिखने का इंटेंशन नहीं होगा, देयरफॉर हम ये इंटरप्रेट करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसका मीनिंग ये होगा. ओके, तो डिफेक्ट्स को रिमूव करना मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए रिमूव करना और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना. ओके, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. नंबर 1, टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द लॉ. नंबर 2, टू अंडरस्टैंड इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर. नंबर 3, पुराने लॉ को करंट सिचुएशन में, ठीक है, यूज करना. एंड नंबर 4, टू रिमूव डिफेक्ट्स. आई होप इट इज क्लियर. ये देखिए क्लास, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, ये सारे रूल्स की मैं बात कर रहा था. इसमें से ये 6 रूल जो है ये प्राइमरी रूल्स है और बहुत गजब है, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है. एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हम देखते जाएंगे, हर एक रूल को सॉर्ट करते जाएंगे और बहुत मजा आएगा क्लास. ओके, दूसरा है कुछ और रूल्स जिसे हम सेकेंडरी रूल बोलते हैं. ओके, तो हम देखेंगे सब. एसुदम जनरिस हो गया, नॉस्किटूर सोसाइस ऐसा बोलते हैं उसे. ठीक है, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो. तो ये सारे पॉइंट्स हम देखने वाले हैं आराम से, बट कल के लेक्चर में. कल के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम रूल्स पे ही खेलने वाले हैं, आज सिर्फ हम बेसिक्स क्लियर करेंगे. ओके, तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज के लेक्चर में बेसिकली कवर करने का इंटेंशन रख रहा हूं. दैट इज एड टू इंटरप्रिटेशन. आई रिपीट, एड टू इंटरप्रिटेशन. एक्सक्यूज मी. सो क्लास, एड मतलब हेल्प. एड मतलब क्या होता है? हेल्प.
इंटरप्रिटेशन करने में हमें क्या क्या हेल्प मिल सकता है. ओके, दोस आर कॉल्ड एज एड्स टू इंटरप्रिटेशन. इसमें भी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप इट इज क्लियर. चलो शुरू करते हैं. सो क्लास, बेसिकली देयर आर टू एड्स टू इंटरप्रिटेशन. नंबर वन, इंटरनल एड. नंबर टू, एक्सटर्नल एड. ओके, इंटरनल एड मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है वो सारी चीजें इंटरप्रिटेशन करने में कैसे हेल्प कर रही है हमको. ठीक है, जैसे लॉ का उसका टाइटल हो गया, एक्ट का, उसका प्रीएम्बल हो गए, ये सारी चीजें जो लॉ के अंदर ही है. आई रिपीट, जो लॉ के अंदर ही है. इज इट क्लियर? दोस आर इंटरनल एड. इंटरनल मतलब लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर जो है, एक तो वो हमको इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प कर रहा है. नंबर टू, एक्सटर्नल एड मतलब जो लॉ में लिखा हुआ नहीं है. इज इट क्लियर? बट वो भी कहीं ना कहीं हमें इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प कर रहा है. ये देखो, जैसे हिस्ट्री हो गया. नंबर टू, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स और प्रीवियस लॉस. ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, ये लॉ के अंदर लिखा हुआ नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, सेक्शन सब सेक्शंस में लिखा हुआ नहीं है, बट ये भी हमें इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है. तो एग्जाम में क्लास कई बार थ्योरी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एड्स टू इंटरप्रिटेशन. मोस्टली दो में से एक आएगा, या तो इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन आएगा या एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन आएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्वेश्चन हमको आंसर लिखना है. चलो क्लास, इन सब चीजों को डिटेल में समझते हैं एक एक पॉइंट लेके. डन. सो पहले मैं बात कर रहा हूं व्हाट आर इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. मैं पहले भी बोल चुका हूं क्लास, इंटरनल एड मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है, जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, वो कैसे हमको यूज आता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए. ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लास लॉन्ग टाइटल. टू बी मोर स्पेसिफिक यू कैन ऑल्सो से टाइटल. ओके, बट टाइटल दो टाइप के होते हैं, या तो शॉर्ट टाइटल होता है या तो लॉन्ग टाइटल होता है. सर दोनों में डिफरेंस है? यस, वी से शॉर्ट टाइटल सिर्फ नाम हेडिंग देने के लिए दे दिया है, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं होता. जैसे अगर मैं बोलूं कंपनीज एक्ट. ओके, कंपनीज एक्ट. अभी मुझे बताओ कंपनीज एक्ट में कंपनी से रिगार्डिंग एग्जैक्टली क्या क्या लिखा हुआ है, वो समझता है क्या? नहीं. इट्स अ शॉर्ट टाइटल, बस कंपनीज एक्ट. ठीक है, एक है फैक्ट्रीज एक्ट. समझ रहा है भाई, कुछ ना कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली क्या पर्पस के लिए वो लॉ बनाया है वो समझ नहीं रहा है. इट्स अ शॉर्ट टाइटल. वेयर लॉन्ग टाइटल आप देखोगे ना क्लास, तो वो ऐसा है जिसमें वो ना सिर्फ हेडिंग बताता है, बट वो एक्ट का पर्पस क्या है वो भी बताता है. देखो क्या बोलता है, इट्स हेडिंग, इट इज अ गाइड रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पर्पस ऑफ द एक्ट. ऐसे टाइटल्स जो थोड़े बड़े होते हैं, जो ना सिर्फ उस किस चीज के बारे में लॉ है वो समझाते हैं, बट साथ साथ उसका पर्पस क्या है वो भी समझा देते हैं. दोज आर कॉल्ड एज लॉन्ग टाइटल. अब इफ आई गिव यू एग्जांपल, चलो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ओके, नाउ आपको समझ गया ये लॉ स्पेसिफिकली क्यों बनाया गया है क्लास? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए. देखा, तो यहां पे उसने ऑब्जेक्ट भी बता दिया लॉ का. फिर एक है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. इज इट क्लियर? तो बोनस के पेमेंट से रिगार्डिंग लॉ है. इसके जगह शॉर्ट टाइटल क्या होता? बोनस एक्ट. ओके, उससे हमको समझता नहीं कि बोनस के कैलकुलेशन पे वर्क कर रहा है, पेमेंट पे वर्क कर रहा है, इसका एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है, बट उसने लॉन्ग टाइटल नाम दे दिया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. हमें समझ गया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसे पेमेंट करना है बोनस का. या यू कैन से पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. इससे हमको समझता है सर कि ग्रेच्युटी पेमेंट से रिगार्डिंग पॉइंट बना है. तो टाइटल मतलब एक्ट का नाम. ये दो टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल. वी से शॉर्ट टाइटल्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन, बट लॉन्ग टाइटल कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन, बिकॉज लॉन्ग टाइटल में ना सिर्फ एक्ट का नाम लिखा हुआ है, बट साथ साथ पर्पस भी डिफाइंड है. आई होप इट इज क्लियर.
तो पूरे एक्ट में कहीं भी आपको इंटेंशन को लेकर डाउट आ जाए कि ये पर्टिकुलर किस एंगल से बनाया जा रहा है, तो ऐसे केस में आप उसका टाइटल देख लो, नाम देख लो, आपको समझ जाएगा कि अच्छा ये उस एंगल से बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा देखा है सपोज लॉ में, एनी कॉन्ट्रावेंशन विल बी पनिशेबल, ठीक है, बाय सो पनिशमेंट। ओके, अब आप मन में क्वेश्चन पूछोगे सर कौन सा कॉन्ट्रावेंशन, एक्ट में तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ ही नहीं है कि कौन सी चीज को लेके कॉन्ट्रावेंशन। तो ऐसे केस में एक काम करो, टाइटल पढ़ लो। अगर टाइटल लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो आपको समझ जाएगा अच्छा दिस कॉन्ट्रावेंशन मतलब अगर, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ बोनस पे करने को लेके, तो आपको इस चीज में पनिशमेंट आ जाएगा। अभी क्या हुआ, आपने दिस कॉन्ट्रावेंशन में आपको समझ ही नहीं रहा था कि एग्जैक्टली कौन से कॉन्ट्रावेंशन की बात कर रहा है। आपने क्या किया, उसे इंटरप्रेट करने के लिए उसका टाइटल पढ़ा। ओके, टाइटल में क्लियरली दिया हुआ था कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो आपको समझ गया अच्छा कि पेमेंट ऑफ बोनस करने में कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो ये पनिशमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, सो टाइटल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्लास, व्हाट इज अ प्रीएम्बल। सी क्लास, प्रीएम्बल मतलब कुछ बेसिक चीजें उस एक्ट के बारे में। आई रिपीट, प्रीएम्बल मतलब कुछ बेसिक चीजें उस एक्ट के बारे में। जैसे, ठीक है, प्रीएम्बल इंक्लूड्स एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब ये लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के एंगल से। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू एंटायर इंडिया। इज इट क्लियर? नंबर 2, स्कोप, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है प्रीएम्बल में कि बेसिकली इस एक्ट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड नंबर 3, ये एक्ट कब से कमेंस होगी, कब से एप्लीकेबल होगी, ऑपरेशनल कब से होगी। ओके, ये बेसिक 3 चीजें लिखी होती है प्रीएम्बल में। मोस्ट ऑफ द लॉज में क्लास प्रीएम्बल सेक्शन 1 में होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द लॉज में प्रीएम्बल सेक्शन 1 में होता है, बट वो इनिशियल सेक्शन 2 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। बट प्रीएम्बल का मेन पर्पस क्या है, टू एक्सप्रेस मोर कॉम्प्रहेंसिवली, इवन मोर कॉम्प्रहेंसिवली देन लॉन्ग टाइटल। भाई लॉन्ग टाइटल तो ऊपर ऊपर से बात कर रहा है, हम मोर कॉम्प्रहेंसिवली, मोर स्पेसिफिकली स्कोप को समझना है, ऑब्जेक्टिव को समझना है, पर्पस को समझना है, तो आपको प्रीएम्बल को यूज करना है। सर कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, ये कैसे यूज होगा इंटरप्रिटेशन के लिए? तो आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट में एक सेक्शन में लिखा हुआ था अ मैरिज में बी सोलमनाइज बिटवीन 2 पार्टीज। आई होप इट इज क्लियर। उसमें लिखा हुआ था अ मैरिज में बी सोलमनाइज बिटवीन 2 पार्टीज, ठीक है, और आगे के पॉइंट्स लिखे हुए थे। इज इट क्लियर? सो आई रिपीट कि हमें समझना था कि यहां पे ये 2 पार्टीज मतलब क्या, हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी शादी हो सकती है क्या? इज इट क्लियर? या हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में शादी हो सकती है क्या? अब ऊपर में देखा तो हिंदू मैरिज एक्ट लिखा हुआ था, तो इससे समझ गया कि भाई टाइटल में हिंदू मैरिज एक्ट लिखा हुआ है, मतलब ये जो सोलमनाइज करने की बात कर रहे हैं मैरिज को, ये हिंदूज की बात कर रहे हैं। ओके, बट फिर भी हम थोड़े क्लियर नहीं थे कि एग्जैक्टली हिंदू ही हो गए कि वो जनरली बाकी लोगों पे भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केसेस में मैंने इसका प्रीएम्बल पढ़ा। मैंने हिंदू मैरिज एक्ट का क्लास प्रीएम्बल पढ़ा। हिंदू मैरिज एक्ट के प्रीएम्बल के सेक्शन 2 में उसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है दिस एक्ट इज टू अमेंड एंड कोडिफाई मैरिजेस बिटवीन 2 हिंदूज। आई रिपीट, दिस एक्ट इज मेड टू अमेंड and to codify marriages between 2 Hindus. I hope this is clear. अब इससे मुझे और क्लैरिटी आ गई कि भाई यहां सोलमनाइज बिटवीन 2 पार्टीज तो बोल रहा है, बट ये पार्टीज जो है, ये पर्सन जो है, ये हिंदू ही होने चाहिए। ओके, फर्क देखो, लॉन्ग टाइटल में ऊपर लिखा हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट। इज इट क्लियर? इससे समझ रहे हिंदू के बारे में है, बट और क्लैरिटी नहीं आ रही, तो मैंने उसका प्रीएम्बल पढ़ लिया। प्रीएम्बल में 3 चीजें लिखी होती है सर। नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ लॉ। नंबर 2, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ।
नंबर 3 कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। इससे मुझे और क्लैरिटी आ जाती है इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 इज हेडिंग टाइटल ऑफ द चैप्टर। यस क्लास, ठीक है। जैसे हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट ने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 में कुछ बेसिक प्रिलिमिनरी चीजें दी हुई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर है। चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस के ऊपर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 शेयर्स एंड डिबेंचर्स के ऊपर है। ऐसे इन्होंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है लॉ को, ताकि एक पर्टिकुलर सिनेरियो से रिगार्डिंग कितने भी इश्यूज है वो एक चैप्टर में कवर होने वाले हैं चाहिए। जैसे प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है चैप्टर नंबर 3 में कवर है, ठीक है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स से रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज है चैप्टर नंबर 4 में कवर है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज सिमिलर चीजों से रिलेटेड जो इश्यूज है वो एक ही चैप्टर में कवर होने चाहिए। ओके, नाउ ये जो चैप्टर का नाम है क्लास, हेडिंग है, वो भी कई बार इंटरप्रिटेशन करने के लिए यूज होता है। जैसे अगेन वो सिमिलर एग्जांपल मैं यहां पर भी दे रहा हूं, ठीक है, कि उसमें लिखा हुआ है कि एनी पनिशमेंट्स कॉन्ट्रावेंशंस अंडर दिस इश्यूज विल बी, ठीक है, पनिशेबल बाय सो फाइन। अब विच इश्यूज, ठीक है, इश्यूज कौन से इश्यूज की बात कर रहा है वो क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखूंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस। तुम्हें समझ जाएगा, अच्छा प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो, ठीक है, ये पनिशमेंट्स कवर करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो कई बार जब दिस के मीनिंग नहीं निकलते, हम सीधा पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर के नाम देखने से समझ जाता है वो किस एंगल से वो प्रोविजन बताना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं चैप्टर के नाम भी जो है, ठीक है, टाइटल जो है वो भी हमको इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है। देखो, यूज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शंस इंक्लूडेड इन इट, उनके सेक्शंस को इंक्लूड करने के लिए सेक्शन किस एंगल से बात कर रहे हैं वो चैप्टर के नाम से हमको समझता है क्लास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशंस। सर डेफिनेशंस भी इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है क्या? क्लास क्या बात कर रहे हो? जब भी कोई एक्ट पढ़ते हुए उस वर्ड का हमको मीनिंग नहीं पता, जैसे सिंपल सी बात कर लो, पर्सन, ठीक है, पर्सन का मीनिंग नहीं पता अपने को, ओके, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डेफिनेशन में चले जाते हैं। क्या डेफिनेशन में डिफाइन किया है इसके मीनिंग को, कि पर्सन में क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता। इज इट क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के लिए उसी एक्ट में डेफिनेशन दी जाती है। तो वो वर्ड को समझने के लिए आप उस एक्ट के डेफिनेशन को देख लो, आपको समझ जाएगा। यानी डेफिनेशन भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए यूज होती है। क्या लिखा है? When definition is included, interpreter uses definition meaning and not ordinary meaning. जब डेफिनेशन दिया हुआ है हम डेफिनेशन मीनिंग को यूज करते हैं, ऑर्डिनरी मीनिंग को यूज नहीं करते। वाइस वर्सा, आपको याद होगा मैंने आपको जनरल क्लॉज एक्ट में भी सिखाया था, जहां डेफिनेशन दिया नहीं होता वहां पे हम, ठीक है, उसके ऑर्डिनरी मीनिंग पे या डिक्शनरी मीनिंग पे जाते हैं, या जनरल क्लॉज एक्ट के डेफिनेशन में जाते हैं, उसमें हम बाद में बात करेंगे। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज डेफिनेशन। फिफ्थ पॉइंट इज इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशन मतलब होता है क्लास एग्जांपल्स। अगर आप लोगों ने सबने पढ़ा है फाउंडेशंस में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर लॉ निकालोगे ना क्लास, तो उसमें लॉ भी लिखा हुआ है, उसमें इलिस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो सर इससे मतलब क्या निकाले, ये एग्जांपल क्यों दिए हुए हैं? क्लास एग्जांपल भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होते हैं। आई रिपीट, एग्जांपल्स भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होते हैं। क्यों? कई बार हमको लॉ के पेचीदा लैंग्वेज से समझ ही नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ये आप लोगों ने बहुत किया होगा फाउंडेशन में, ठीक है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझा, उसका एग्जांपल पढ़ लिया, एग्जांपल से हमको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि ऊपर का लॉ बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है। ओके, तो इट्स अ गुड गाइड टू फाइंड इंटेंशन ऑफ ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन के इंटेंशन को समझने के लिए एग्जांपल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखना क्लास, इसमें ट्रू और फॉल्स या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। दिस आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्शन बट इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ। यस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पार्ट ऑफ सेक्शन नहीं है, वो सेक्शन का पार्ट नहीं होता कभी एग्जाम्पल,
भले वो सेक्शन के बाद में लिखा होता है, बट ये कभी सेक्शन का पार्ट नहीं होता, बट वो ब्रॉडली वो लॉ का पार्ट होता है, जो लॉ हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं। सो आई रिपीट, एग्जाम्पल्स आर नॉट पार्ट ऑफ सेक्शंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉ। और लॉ में एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं अगेन इंटरप्रेट करने के लिए कि एग्जैक्टली वो लैंग्वेज जो लिखी है उसका मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। ओके, सो इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन 5 हुए हैं, अभी और बाकी है। नेक्स्ट क्या है क्लास? प्रोविजो। प्रोविजो मतलब क्या होता है? प्रोविजो इस मीनिंग पे जनरल से स्पेसिफिक चीजों को अलग करने के लिए बनाया जाता है। अगर मैं एकदम ऑर्डिनरी मीनिंग में बात करूं, प्रोविजो इज नथिंग बट एक्सेप्शन। ये और स्पेसिफिकली डिफाइन करने की कोशिश करता है कि किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेप्शन, जब भी प्रोविजो पढ़ते हो मतलब वो और स्पेसिफिक जाता है उस लॉ में। टू बी मोर स्पेसिफिक, वो एक्सेप्शंस डिफाइन करता है। तो लॉ में जब भी वर्ड लिखा होता है प्रोविजो, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब वो एक्सेप्शन डिफाइन करता है। इट इज नॉट अ रूल बट एक्सेप्शन टू मेन प्रोविजन। ये एग्जैक्टली प्रोविजन नहीं है, बट प्रोविजन का एक्सेप्शन है, ठीक है। टू कार्व आउट द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मतलब एक्सेप्शन या रिजर्वेशन टू मेन प्रोविजन विच इज टू जनरल। जो मैंने शुरुआत किया अब से, कि मैंने क्या बोला कि कई बार प्रोविजंस बहुत जनरल होते हैं, ठीक है, उससे स्पेसिफाई करना कि एग्जैक्टली क्या कवर होता है क्या कवर नहीं होता है, उसके लिए हम प्रोविजो को यूज करते हैं। बेस्ट एग्जांपल सर, अगेन मैं सेल्स ऑफ गुड्स का आपको एग्जांपल दूंगा। हमने गुड्स का डेफिनेशन देखा था कि गुड्स इंक्लूड्स ऑल मूवेबल गुड्स। आई होप इट इज क्लियर। गुड्स इंक्लूड्स ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर उसमें सारे मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी क्या? ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या? उसमें उसने क्लैरिटी दिया, प्रोविजो दिया, ठीक है, एक्सेप्ट क्या? मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। ओके, तो मनी जब ट्रांसफर होती है तो सेल्स ऑफ गुड्स तक एप्लीकेबल नहीं होता, और अगर किसी का डेट रिकवर करने का राइट आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहां पे, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या हुआ सर, यहां पे उन्होंने प्रोविजो देके जनरल रूल को और स्पेसिफिक कर दिया। और एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, डिबेंचर्स का कोई डेफिनेशन देखोगे ना क्लास, तो हॉरिबल डेफिनेशन है। इफ यू सी डिबेंचर्स की डेफिनेशन, ठीक है, इट्स अ हॉरिबल डेफिनेशन। डिबेंचर छोड़ो, और बता रहा हूं आपको, डिपॉजिट, डिपॉजिट की डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा, ठीक है, हॉरिबल है। डिपॉजिट में क्या बोलता है? डिपॉजिट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ, एक सेकंड, हाँ क्लास, तो डिपॉजिट के डेफिनेशन में देखा था, डिपॉजिट मींस एनी रिसीट ऑफ मनी, ठीक है, एज डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म। कितनी जनरल डेफिनेशन है ना, कि एनी रिसीट ऑफ मनी एज अ डिपॉजिट, एज अ लोन और एनी अदर फॉर्म। तो भाई फिर जो जो पैसा मिला क्या सबको डिपॉजिट मान लेंगे? उसको क्लास एक्सप्लेन करने के लिए अलग से प्रोविजो देना पड़ा, और दुनिया भर के एक्सेप्शंस उसमें आ गए, 20 से 25 एक्सेप्शन उसमें आ गए, जो हम डिपॉजिट चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसके डेफिनेशंस देखते हैं क्लास। सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रोविजो जनरल चीजों को और स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, और वो इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेनेशन। सर एक्सप्लेनेशन क्या करता है? वो एम्बिग्यूटी हटाने की कोशिश करता है। जहां भी एक्सप्लेनेशन होता है मतलब कहीं ना कहीं वर्ड्स में एम्बिग्यूटी थी, तो हमने उसे एक्सप्लेनेशन और क्लियरली दे दिया। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल देखो प्रोवाइडेड दैट भी वर्ड बहुत बार यूज होता है एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं तो आपको याद होगा कि हम जब होल्डिंग सब्सिडरी कंसेप्ट देख रहे थे, यस, होल्डिंग सब्सिडरी कंसेप्ट देख रहे थे, ठीक है, उसमें हमने क्या बोला था? चेन एक्शन भी कवर होती है। मतलब अगर सी बी की सब्सिडरी है और बी ए की सब्सिडरी है तो ऑटोमेटिकली सी ए की सब्सिडरी बन जाएंगी।
इन शॉर्ट हमने पढ़ा था कि सब्सिडरीज भी उस कंपनी की सब्सिडरी बन जाएंगी। अब मेरे मन में एक डाउट आया कि ऐसे तो अगर ए की बी ए आ गया, ठीक है, ये देखो ए बी सी डी ई, तो अगर बी ए की सब्सिडरी है और सी बी की है तो सी ए की हो गई। उसके बाद ठीक है, अगर डी सी की है तो डी बी तो बी की हो गई, तो इनडायरेक्टली डी किसकी हो गई, ए की हो गई। तो हमारे मन में डाउट आता है कि जो भी सब्सिडरीज है क्या वो सीधा होल्डिंग की भी इनडायरेक्टली सब्सिडरी बन जाएगी। ओके, इसे एक्सप्लेन करने के लिए क्लास अलग से उस पर एक्सप्लेनेशन आया, एक बायलॉ आया कि यहां मैक्सिमम 2 लेयर तक ही हम कवर करेंगे। तो हमको समझ गया कि 2 लेयर मतलब मेरी सब्सिडरी है और मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी है। इज इट क्लियर? उसके नीचे मेरी कोई सब्सिडरी नहीं है। डन। और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये सेम पॉइंट पे अगर आपको याद होगा तो एक और पॉइंट है, हु कंट्रोल्स द इन्फ्लुएंस, हु कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैं अगर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन डिसाइड कर सकता हूं तो फिर मैं उसका होल्डिंग हूं। अब क्लास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन मतलब क्या, उसके लिए अलग से पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के था कि जो बंदा उसमें डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो उसमें भी हो जाएगा, जो उससे निकल जाएगा तो इससे भी निकल जाएगा, या इन लोगों का उसमें से है कि डायरेक्टर कौन होगा, तब जाके हम मानेंगे कि ये होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप है। तो हमें ये कब समझा, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन आया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक्सप्लेनेशन का मेन पर्पस क्या होता है, कोई भी एम्बिग्यूटी है तो उसको क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन यूज होता है, एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड एड टू इंटरप्रिटेशन। ओके, चलो सर, शेड्यूल्स मतलब हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इट्स अ अटैचमेंट। जैसे कंपनीज एक्ट तो दी हुई है, बट कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रूल्स तो डिफाइन कर दिया सेक्शन 129 ने, बट उसका फॉर्मेट कैसा होगा, क्या होगा, उसके लिए आगे अलग से शेड्यूल 3 दे दिया गया कंपनीज एक्ट में। आई होप इट इज क्लियर। सो सर, क्या शेड्यूल्स भी लॉ का पार्ट होते हैं? द आंसर इज यस, वो भी लॉ का पार्ट होते हैं। तो फिर शेड्यूल्स को कैसे पढ़ना, आप जब भी लॉ पढ़ते हो लॉ के साथ में आपको शेड्यूल को पढ़ना है। इज इट क्लियर? दोनों को साथ में मिल के पढ़ना पड़ता है। सो रीड टुगेदर विथ एक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन और फॉर इंटरप्रिटेशन। जैसे हम बीच में और बात कर रहे थे कि मैनेजरल रेम्यूनरेशन जो होता है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैनेजरल रेम्यूनरेशन विल बी एज पर शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्ट भी पढ़ रहे हैं, एक्ट के साथ आप शेड्यूल 5 भी खोल के बैठ गए। इज इट क्लियर? तो आपने दोनों को साथ में पढ़ा क्लास। तो शेड्यूल्स को लॉ के साथ में पढ़ा जाता है। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा होगा तो नहीं, बट अगर लॉ में और शेड्यूल में डिफरेंस है तो कौन प्रिवेल करेगा? द आंसर इज लॉ प्रिवेल करेगा। ओके, ऐसा होगा नहीं, बट गलती से ऐसा हो गया कि दोनों में डिफरेंस आ गया, तो ऐसे केस में कौन प्रिवेल करेगा? लॉ प्रिवेल करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल नोट्स। अगर आप क्लास बेयर लॉ पढ़ोगे तो एकदम बेयर लॉ के नीचे नीचे छोटे छोटे से ठीक है पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले एक्ट में ये था, अभी आप ये एक्ट पढ़ रहे हो, ये एक्ट पढ़ते पढ़ते 1 लिखा होता है कहीं तो भी, फिर आप क्या करते हो, नीचे जाते हो उस सेक्शन के अंदर कि 1 में क्या लिखा हुआ है। तो 1 में लिखा होता है कि पिछले लॉ में ये था, इस लॉ में ये है। ओके, या 1 में लिखा होगा कि ये वर्ड को हमने यहां पे डिराइव किया है ये चीज को करने के लिए। तो दिस आर नथिंग बट क्लास मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट मतलब जैसे आप नोट बोलते हो ना, नोट क्या होता है? अधिक जानकारी। नोट मतलब क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स मतलब क्या? अकाउंट्स के लिए अधिक जानकारी। या नोट्स टू नोटिस मतलब क्या?
नोटिस के बारे में, मीटिंग के बारे में अधिक जानकारी। ओके, तो नोट मतलब क्या होता है? अधिक जानकारी। इज इट क्लियर? तो कई बार एक्ट में मार्जिनल नोट्स भी नीचे लिखे होते हैं कंपैरिजन करने के लिए ओल्ड लॉ को न्यू लॉ से, या केस लॉस के बारे में कोई अधिक जानकारी देने के लिए। इज इट क्लियर? दोस आर कॉल्ड एज मार्जिनल नोट्स। माय क्वेश्चन इज, क्या मार्जिनल नोट भी पार्ट ऑफ लॉ है? पहला क्वेश्चन। नंबर 2, क्या उसे इंटरप्रिटेशन करने के लिए यूज करना चाहिए? इस पे क्लास बहुत सारे केस लॉस आए एंड सबने मिलकर कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि नॉर्मली इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस कब है सर? जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है हमारे पास, हमको समझ ही नहीं रहा कि वो लिखा क्या है, तो अगर उस पर कोई मार्जिनल नोट है तो हम उसे फॉलो करेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि उनमें से कौन सी चीज है जो इंटरप्रिटेशन के लिए हम यूज नहीं करते, और ऑप्शन में लिख के आ जाएगा लॉन्ग टाइटल, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन एंड मार्जिनल नोट्स। तो आपको आंसर टिक करना है क्लास मार्जिनल नोट्स। ओके, नॉर्मली मार्जिनल नोट्स आर नॉट यूज फॉर इंटरप्रिटेशन। लास्ट पॉइंट, एक्ट एज अ होल। एक्ट एज अ होल, ठीक है, जनरल पॉइंट है, बट पूरा लॉ एज अ होल, ठीक है, इज इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। आई होप इट इज क्लियर। एक्ट एज अ होल बोलने का मतलब क्या है क्लास? आप देखो कई बार ना आप एक एक कंसेप्ट पढ़ते हो ना, तो आपको समझता नहीं कंसेप्ट क्या है, बट आप शुरुआत से लेके एंड तक वो पूरा पढ़ लेते हो ना, तब आपको क्लैरिटी आती है पुराने कंसेप्ट भी जो आपको समझे नहीं थे। तो होता क्या है, किसी भी लॉ में उसके सारे इंप्लीकेशंस दिए होते हैं। आप अगर सिर्फ एक इंप्लीकेशन पढ़ोगे कई बार, तो आपको समझता नहीं कि एग्जैक्ट फ्लो क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहा है। वाइस वर्सा, अगर आप पूरा लॉ पढ़ेंगे ना क्लास शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, तब आपको पूरा फ्लो समझेगा, और उससे एग्जैक्टली छोटे मोटे पॉइंट्स भी ये क्यों लिखे गए हैं वो भी आपको समझेंगे। ओके, सो एक्ट एज अ होल इज ऑल्सो इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्लास में वापिस जा रहा हूं आपको समझाने के लिए जो हमने बेसिक्स लिया था। हमने देखा था देयर आर 2 एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल क्या होता है? जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। आप देखो ये जितने भी चीजें हमने देखी, ये सब लॉ का ही पार्ट है, चाहे वो टाइटल हो, लॉ का प्रियम्बल हो, लॉ की टाइप्स की हेडिंग हो, उनकी डेफिनेशंस हो, ये पूरा क्लास लॉ का ही पार्ट है। Therefore, these are called as internal aid to interpretation. Okay? अब हम देखने वाले एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड मतलब वैसे तो वो लॉ का पार्ट नहीं है, इज इट क्लियर, बट वो लॉ को समझने के लिए काम आ सकता है। ओके, सो वी आर मूविंग टू एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट है क्लास हिस्ट्री। ठीक है, सो जजेस हो गए, सारे इंटरप्रेटर्स हो गए, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड टूल जो आप यूज करते हो कि लॉ में चेंज क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या था। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं क्लास, तो जब भी मैं कंपनीज एक्ट 2013 के बुक्स पढ़ता हूं, या शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था, ओके, मैंने साथ में बाजू में 1956 लॉ पर साथ में लेके बैठा था। ओके, साथ में लेके बैठा था। नया प्रोविजन क्या है, इससे रिलेटेड पुराना प्रोविजन क्या था, डिफरेंस क्या है और डिफरेंस क्यों आया। जब क्लास आपको डिफरेंस समझ जाएगा ना, तो आपको डिफरेंस क्यों आया वो भी समझ जाएगा। यस, दिस डिफरेंस कैन बी बिकॉज ऑफ मिस्टेक, दिस डिफरेंस कैन बी बिकॉज दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग थ्रू दिस न्यू लॉ। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस आपको आसानी से समझ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कोई भी लॉ को समझने के लिए उस लॉ के पहले की हिस्ट्री देखो, ठीक है, उसके लॉ के पहले के लॉज देखो, तो जो जो चेंज आप देखते जाओगे, फिगर आउट करते जाओगे, ऑटोमेटिकली ये लॉ क्यों बना है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपको समझ जाएगा क्लास। इज इट क्लियर? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, ई वोटिंग। कंपनीज एक्ट 1956 में ई वोटिंग नहीं थी। इज इट क्लियर? बट जब कंपनीज एक्ट आया, जे ईरानी कमेटी ने क्या बोला, उन्होंने रिकमेंड किया
कि भाई आजकल सब कुछ मोबाइल के थ्रू हो गया है, ठीक है, मोबाइल्स पे अब लोग वीडियोस देखना शुरू कर दिए है, तो फिर लोगों को वोटिंग करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो? इज इट क्लियर? तो वो देख के ई वोटिंग ऑप्शन आया। पॉइंट समझो। अब मैं जब ई वोटिंग पढ़ रहा हूं, उसके जो जो प्रोविजंस पढ़ रहा हूं, तो मुझे क्लैरिटी आ रही है कि बेसिकली यहाँ पे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं कि तुम मीटिंग में नहीं भी आया तो चलेगा, तुम घर बैठे आराम से वोट करो। ओके, ये पर्पस को समझने के लिए मैंने 1956 का लॉ देखा तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, मैंने अभी का लॉ देखा तो ई वोटिंग के बारे में लिखा हुआ था। मैं समझ गया कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ में अब उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप ई वोटिंग भी कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो किसी भी लॉ की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी आएंगी कि ओल्ड लॉ क्या था, न्यू लॉ क्या था, या ये लॉ क्यों बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये लॉ क्यों बना उसके लिए भी हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप समझ सके कि एग्जैक्टली लॉ कहना क्या जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एग्जैक्टली दोनों के एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। प्रीवियस लॉस पढ़ो, उससे भी समझता है। थर्ड पॉइंट इज यूसेज। आप देखो क्लास फाउंडेशन में आप मुझे पूछ पूछ के थक गए थे, मैं बोल बोल के थक गया था कि यूसेज और ट्रेड कस्टम्स, यूसेज और ट्रेड कस्टम्स, इज इट क्लियर? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उससे रिगार्डिंग क्या सिचुएशंस अराइज होते हैं। ओके, प्रैक्टिकली चीजें कैसे चलती है। हम लोग दोस्तों जब भी सोर्स ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, हम बोलते हैं जो लॉ में लिखा है वो तो सोर्स है, बट उससे बड़ा सोर्स है ट्रेड कस्टम्स यूसेज, कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड कैसा चलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, लॉ इज नेवर ए एलियन, लॉ ऊपर से कभी नहीं टपकता। इज इट क्लियर? लॉ तो सिचुएशंस को देख के बनाया जाता है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको एग्जांपल दिया था कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज करना है कि नहीं करना है। इसे क्लियर? या चलो प्रोस्टिट्यूशन छोड़ो, और एक एग्जांपल देता हूं आपको, बेटिंग लीगल करनी है कि नहीं करनी है। इसको लेके अगर लॉ मेकर कोई लॉ बना रहा है, ओके, तो वो देखेगा कि करंट सिनेरियो में प्रैक्टिसेस क्या क्या है। देखो क्लास, जहां तक ना फोन पे बैठ के बेटिंग करने की बात आई, या फोन पे बुकी को कॉल करके मैच के भाव लगा रहे हो आप, यहां तक ठीक है, ये आप आपस में खेल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहा जाता है जहां पे बुकी लोग बाद में प्लेयर्स के साथ में सेटिंग करके मैच फिक्सिंग करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बेटिंग को लीगलाइज करने में यही है कि ऐसा ना हो कि लीगल होने के चक्कर में प्लेयर्स भी इंटेंशनली नो बॉल डाले, एग्जांपल्स आपके साथ सामने बहुत सारे, या इंटेंशनली मैच फिक्स करे। बाहर के बाहर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? बट हमको पता है कि कस्टम्स क्या है, कई प्लेयर्स बुक हो चुके हैं मैच फिक्सिंग के लिए, इसीलिए हम बेटिंग को लीगल नहीं करते। तो लॉ बनाने के लिए उस समय जो प्रेवलेंट ट्रेड या कस्टम चालू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अर्लियर लॉ, लेटर लॉ, एनालॉगस लॉ। मतलब लॉस को कंपेयर करो एक सीरीज में, जैसे जितने भी लेबर लॉस हैं, बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, इज इट क्लियर, और आपका फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारे लॉस को अगर आप साथ में पढ़ोगे तो कई चीजों को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आई टेल यू, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्लियर नहीं था। यस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होंगी इसको लेकर डेफिनेशन क्लियर नहीं था। बट बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन दी हुई है कि हियर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस स्टेट गवर्नमेंट। ओके, वो चारों एक्ट को साथ में पढ़ के पांचवें एक्ट पे हमने अप्लाई किया कि भाई जब सारे लेबर लॉस में, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन सेम लिखा हुआ है, तो फिर ग्रेचुटी में तो अलग नहीं होगा, तो शायद यहां पे भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट ओन जो भी बॉडीज है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो क्या हुआ, जब मैंने एनालॉगस लॉ पढ़े, उसके प्रीवियस लॉस पढ़े, उसके बाद के लॉस पढ़े, तो सब साथ में पढ़ा, तब मेरे को समझा कि उस चीज से रिगार्डिंग वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिक्शनरी। सर डिक्शनरी में हम कब जाते हैं ये समझो। वैसे तो उस लॉ में
उस एक्ट में कोई भी नया वर्ड आता है, ओके, तो ऐसे केस में उस नए वर्ड का उसी लॉ में डेफिनेशन लिखा होगा। अगर उसी लॉ में डेफिनेशन लिखा है तो हम उस लॉ को फॉलो करेंगे, ओके। बट उस लॉ में अगर डेफिनेशन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, फिर हम जनरल क्लॉज एक्ट के डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अगर जनरल क्लॉज एक्ट का डेफिनेशन भी साइलेंट है, ऐसे केस में हम डिक्शनरी मीनिंग पे जाएंगे। तो क्या हुआ, आप डिक्शनरी मीनिंग पे गए, आपने उसे यूज किया इंटरप्रेट करने के लिए, तो वो भी आपका एक्सटर्नल सोर्स होगा इंटरप्रिटेशन का, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, कोर्ट के डिसीजंस या, ठीक है, जो भी हिस्ट्री थी कोर्ट की उस केसेस में, या इवन फॉरेन जजमेंट्स, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन डिसीजंस, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन डिसीजंस, ठीक है। तो व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जहां लॉ साइलेंट होता है वहां कोर्ट वायलेंट होता है। तो जहां लॉ में कुछ लिखा हुआ नहीं है, उससे रिगार्डिंग कोई जजमेंट है, कोर्ट का डिसीजन है, उसे भी हम यूज करते हैं क्लास इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ओके। चाहे वो इंडियन जजमेंट्स हो या वो फॉरेन जजमेंट्स हो। आप देखो कंपनीज एक्ट में कितने फॉरेन जजमेंट्स हम यूज करते हैं, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, दुनिया भर के फॉरेन जजमेंट्स हम यूज करते हैं, ओके। तो जहां पे अपना लॉ साइलेंट है वहां कोई इंडियन जजमेंट को फॉलो करो, इंडियन जजमेंट भी साइलेंट है तो फिर कोई फॉरेन जजमेंट को फॉलो करो। इज इट क्लियर? वो भी कहीं ना कहीं हमको इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है। तो क्लास आज मैंने ये बेसिक्स पढ़ा दिया आपको, इज इट क्लियर? इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड पढ़ा दिया आपको, डन। मैंने तो अभी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन शुरू ही नहीं किया, जो सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग और एग्जैक्टली इंटरप्रिट कैसे करना है, मैं तो अभी तक मुद्दे पे आया ही नहीं क्लास। आज मैंने सारी जनरल चीजें खत्म कर दी। कल की क्लास में एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। कब क्या होने पे क्या इंटरप्रेट करना, प्रॉब्लम्स कहां कहां आ सकते हैं, इस प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करने के लिए कौन कौन से रूल्स लगाने हैं, इज इट क्लियर? वो हम देखने वाले हैं कल की क्लास में, एंड यू आर गोइंग टू लव दैट क्लास। आई गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसको पढ़ के सुन के आपके सारे रूल्स सॉर्ट करा दूंगा मैं आपको कल, ओके। तो इसको एक बार नोट से भी पढ़ लेना, ठीक है। मैंने इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड को नोट से नहीं पढ़ाया, बट आई गेस बहुत टाइम हो चुका है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए। एक बार नोट से जल्दी जल्दी से पढ़ के कंप्लीट कर देना क्लास, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, इंटरप्रिटेशन क्यों करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन के टाइप्स देखे, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस देखे, एंड हमने देखा एड टू इंटरप्रिटेशन। इज इट क्लियर? व्हाट आर बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन करने के लिए किस किस की हेल्प लेते हैं हम लोग, ओके। कल लेक्चर में हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन के वेरियस रूल्स। ऑलराइट क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, चलो बाय बाय।